बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें किसी मोइटी में कोई न्यूक्लियोफाइल जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है किसी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स ऐसे सबस्ट्रेट्स हैं जो जिसमें अल्काइल ग्रुप जो है वो हैलोजन के साथ अटैच है, और ये जो है ये दो तरह के मेजर रिएक्शंस देते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। लेकिन ये रिएक्शंस क्यों देते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पे गौर करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वहाँ से अपनी नेचर की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ इंडक्टिवली पुल करता है। एज ए रिज़ल्ट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और हैलोजन वाले पोर्शन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। अब इन दोनों के दरमियान ये जो पोलैरिटी डिफरेंस है, यानी कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल्स इस कार्बन के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे फिर अटैक करना चाहती हैं, तो न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से। ये डिफरेंस अगर ना हो तो डेफिनेटली ये वाली रिएक्टिविटी भी ना हो। तो जो ये प्रॉपर्टी है हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की, उसकी वजह से कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड होता है, तो ये रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स फिर उसके अंदर जो है वो अटैक कर सकते हैं। अपनी इस रिएक्टिविटी की वजह से अल्काइल हैलाइड्स दो तरीके के रिएक्शंस दे सकते हैं। एक रिएक्शन ये है कि अगर ये किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करे और न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को रिप्लेस कर दे, तो हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन नेचर बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता है, तो अगर ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोटॉन मौजूद है, अगर ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये इधर शिफ्ट होगा, और हैलोजन्स चूँकि गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे भी बिहेव करते हैं, तो हमारे पास इस केस में एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके अंदर एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाता है एक बड़े मॉलिक्यूल के अंदर से, तो ये HX का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा और हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा। तो ये दो मेजर क्लास ऑफ रिएक्शंस हैं जो अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो देते हैं। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से अल्काइल हैलाइड्स हैं, वो अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स। तो ये हमारे पास टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं जो ये वाली रिएक्शन पॉसिबली दे सकते हैं। अब हमारा कंसर्न चूँकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से है, तो फिल वक्त हम इस पोर्शन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेटर माइट भी हम इसको डिस्कस करेंगे। इस टाइम जो है वो हम फोकस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। जैसा कि आपसे जिक्र किया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक मोइटी के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है और किसी एक चीज़ को रिप्लेस कर देता है, तो एज ए रिज़ल्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और ये दो तरीके के मैकेनिज़्म है जिनके थ्रू ये रिएक्शन पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो केस है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल एक ही स्टेप के अंदर अटैक करता है अल्काइल हैलाइड पे, इसको रिप्लेस करता है और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास सिंगल स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा जो मैकेनिज़्म है वो ये है, याद रहे कि मैकेनिज़्म जो है वो
स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है कि किस तरीके से रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको हम जो है वो मैकेनिज़्म कहते हैं। तो दूसरे पॉसिबिलिटी के अंदर या दूसरा जो मैकेनिज़्म है जो पॉसिबल है उसमें ये जो है वो ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के रिज़ल्ट में हमारे पास ये बनता है और ये जो कार्बोकेटाइन है इसके साथ फिर न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करता है और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो ये दो मैकेनिज़म्स हैं जिनके थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो होते हैं और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड की नेचर क्या है और रिएक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कितना रिएक्टिव है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, और उसके अलावा सॉल्वेंट जो है वो कौन सा मौजूद है। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि इन दोनों के अंदर से कौन सा जो है मैकेनिज़्म प्रीडोमिनेट करेगा। तो इसकी डिटेल जो है वो अब हमने स्टडी करनी है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हमने स्टडी करना है वो है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को अगर हम देखें तो इसमें S जो है वो स्टैंड करता है फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 जो है ये बायोमोलिकुलर। तो कंप्लीट नेम जो है वो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एज न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, जबकि बेस जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है। तो इस केस में हमने पहले ही बता दिया कि ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये है कि दूसरी स्पीशीज़ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगी, CH3Cl। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इंडक्टिवली क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुल करता है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर ये हाइड्रोक्साइड जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाला जो रिएक्शन है, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इस तरीके से लिखी जाएगी। यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग एट द सेम जो है स्टेप में वो शो हो रही है, तो इसको कंसर्टेड भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा क्योंकि जो है OH इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। और अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएं तो वो CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन ने अटैक किया एज न्यूक्लियोफाइल इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर जिसके साथ हैलोजन अटैच था, और इसने हैलोजन को रिप्लेस करके हमारे पास मिथाइल अल्कोहल और क्लोराइड जो है वो क्रिएट किया, यानी कि इसने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब चूँकि न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस किया है तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेन मोइटी जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं उसके अंदर वो ऐड होता है, किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस करता है, तो उसको फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो ये जो है वो मैकेनिज़्म है SN2 रिएक्शन का। अब इसको हम अगर इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ MECl मिथाइल क्लोराइड यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल जो कि इस केस में हाइड्रोक्साइड है। तो अगर हम इसको जनरलाइज भी करें तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 रिएक्शन वुड बी
directly proportional to the concentration of alkyl halide as well as the concentration of nucleophile. अब ये जो काइनेटिक स्टडीज़ हैं ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड जो है इसको डबल किया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन अगेन जो है वो डबल हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन इन दोनों की जो है वो डबल कर दी जाए, यानी कि अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो रिज़ल्ट में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्वाड्रपल हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं तो इक्वल का साइन आ जाएगा, और ये जो है ये रेट कांस्टेंट है के MECl यानी कि CH3Cl। मिथाइल जो है वो उसको हम CH3 के साथ शो कर सकते हैं, तो CH3Cl एंड OH नेगेटिव। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन है SN2 रिएक्शन का। अब इसके बारे में स्टडी किया हुआ है SN2 रिएक्शन के बारे में 1937 में एडवर्ड हूस एंड क्रिस्टोफर इनगोल्ड एडवर्ड हूस और क्रिस्टोफर इनगोल्ड, ये जो दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया था 1937 में SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म के हवाले से, और 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन्होंने प्रपोज किए थे। वो पॉइंट्स क्या हैं? पहला पॉइंट था कि ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, यहाँ पे कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है फॉर SN2 रिएक्शन, और ये रिएक्शन जो है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड कर रहा है दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी कि मिथाइल क्लोराइड है फॉर एग्जांपल हमारे पास, अगर हम अल्काइल हैलाइड के हैलोजन जो हाइड्रोजन्स हैं उनको रिप्लेस कर दें, if hydrogens in alkyl halide are replaced with bulkier groups, अगर हाइड्रोजन्स जो हैं अल्काइल हैलाइड्स के उनको रिप्लेस कर दिया जाए बल्कियर ग्रुप्स के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन gets progressively slower, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाता है अगर हम हाइड्रोजन्स जो हैं वो यहाँ से रिप्लेस कर दें। थर्डली जो है अगर हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है, आप ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर कि एक कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है वो एसिमेट्रिक कार्बन होती है, और अगर एसिमेट्रिक कार्बन जो कि हैलोजन के साथ अटैच है उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, उस केस में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्यों होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर इसको हम ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड, और जो पहला जो ग्रुप था वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला था, तो यहाँ पे ये ग्रुप लगा हुआ था, हम इसको कह देते हैं ये अबव द प्लेन है। जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नीचे से अटैक करेगा, तो एज ए रिज़ल्ट ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा। तो इस कार्बन के सेंटर पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो गई है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इसकी रीज़न क्या है, इसको भी हम अभी जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसमें दोबारा ये इक्वेशन लिखते हैं और ये रिएक्शन दोबारा इस पर करते हैं और निकल जाएगा हमारे पास CH3OH प्लस Cl नेगेटिव, ये बनेगा।
अब एक रीज़न जो वाज़े तौर पे हम महसूस कर सकते हैं वो ये है कि अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे तो यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग मौजूद है, यानी कि हमारे पास ये जो है अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल जो है ये OH हमारे पास हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ से अटैक करे तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है और रिपल्शन जो है वो पॉसिबल है। तो इन रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से फ्रंट साइड अटैक जो है नहीं होता, नो फ्रंट साइड अटैक। एज ए रिज़ल्ट न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए फ्रॉम बैक साइड जो है वो अटैक करना होता है। तो बैक साइड अटैक जो है वो इसमें होता है SN2 रिएक्शन के अंदर। इसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होती है, क्योंकि जब न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अप्रोच करता है तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं ये इन्वर्ट हो जाते हैं। ये उसी तरह इन्वर्जन होती है जैसे अगर आपको एक्सपीरियंस हो और आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, आपके पास अम्ब्रेला मौजूद है तो तेज़ हवा की वजह से जो अम्ब्रेला है वो इन्वर्ट हो जाती है। उसी तरीके से न्यूक्लियोफाइल जब इसके ऊपर अटैक करता है तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो इस कार्बन के ऊपर है बैक साइड अटैक की वजह से वो इन्वर्ट हो जाती है। इसी को एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। याद रखें कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस में रिएक्शंस करते हैं तो तमाम कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो वो कोलिजन ही प्रोडक्टिव होता है जो राइट डायरेक्शन में होता है और विद राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर ये अटैक, ये जो कोलिजन है हाइड्रोक्साइड का फ्रंट साइड से होगा तो कोलिजन तो होगा लेकिन वो प्रोडक्टिव कोलिजन नहीं होगा, उसके रिज़ल्ट में प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी। तो हमें जो है प्रोडक्ट्स कब बनेगी, जब ये प्रॉपरली बैक साइड अटैक करेगा जहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी स्पेस मौजूद है और ये फ्रंट से लीव कर जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि न्यूक्लियोफाइल्स जो हैं वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज़ करते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए न्यूक्लियोफाइल का जो होमो है वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल के लोमो से। तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपना नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज़ करता है होमो, जो कि इंटरेक्ट करता है एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार जो लोमो है इलेक्ट्रोफाइल का, यानी कि कार्बन का। तो ये जो है ये सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जबकि ये हमारे पास सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये जो है ये इन फेज बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो ये बैक साइड अटैक को शो कर रही है, ये वाली फिगर जो है ये बैक साइड अटैक को शो कर रही है। अगर हम ये जो एंटी बॉन्डिंग है इसका बॉन्डिंग शो करवाएंगे तो वो ऐसे होगा। तो ये बॉन्डिंग फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा, और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियोफाइल अपना होमो जो है वो यूज़ करता है और लोमो ऑफ जो है वो
अल्काइल हैलाइड वो यूज़ होता है इस कार्बन का। तो एज ए रिज़ल्ट जो है वो इन फेज़ बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम ये तो हमने शो किया बैक साइड से, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बॉन्डिंग इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल होता है। अगर हम फ्रंट से शो करें तो हमें ये दोबारा यही लेना होगा एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे फिर फ्रंट से शो करने के लिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इंटरेक्ट करेगा जो कि आउट ऑफ फेज़ है। तो ये वाला जो है वो फ्रंट साइड अटैक इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए इसी के रिज़ल्ट में जो है वो इन्वर्जन होती है, क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। और ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है इसको डिस्कवर किया था पॉल वाल्डन ने। तो इसलिए इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी फर्दर डिटेल्स देखते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस को। अगर हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अल्काइल ब्रोमाइड और इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्काइल क्लोराइड बनेगी और यहाँ पे ब्रोमाइड बनेगी। अब इसमें हमें ये देखने की बात है कि क्लोराइड जो है वो ब्रोमाइड को क्यों रिप्लेस करेगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्टे करती है। इन फैक्टर्स को इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे। फिल वक्त हम बात कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। तो जब क्लोराइड या न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है अल्काइल हैलाइड के ऊपर, तो जितना आर ग्रुप छोटे साइज़ का होगा उतना ईज़िली अटैक जो है वो पॉसिबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। अगर जो है वो आर की बल्कीनेस इंक्रीज़ करते जाएं, तो चूँकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है बैक साइड से, तो उसके दरमियान में हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है अगर हम बल्कि ग्रुप इंक्रीज जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको देखें फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो मिथाइल है, उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं, उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं और सबसे लीस्ट रिएक्टिव टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, लीस्ट रिएक्टिव। अब इस बात को हम जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से जो है वो कंफर्म कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिएक्शन है अल्काइल ब्रोमाइड का क्लोराइड के साथ, इसके रिज़ल्ट में हमारे पास अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड जो है वो बनता है। और इसमें हम अगर देखें कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो अल्काइल ग्रुप को अगर देखा जाए तो RBr, तो यहाँ पे अगर हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है तो ये कौन सी टाइप है अल्काइल हैलाइड की, ये है मिथाइल। और रेट ऑफ रिएक्शन इसमें जो ऑब्ज़र्व हुआ वो है 1200। और अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक मिथाइल ग्रुप का इजाफा कर दें, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है और 40 पे आ जाता है। और अगर हम यहाँ पे स्टिल एक और का इजाफा कर दें, और ये अगेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 16 हो जाता है। अगर हम जो है यहाँ पे यही चीज़ मैं इधर लिख देता हूँ। इसके बाद अगर हम जो है ये वाला अल्काइल हैलाइड यूज़ करें जो कि ब्रांच्ड है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड
तो ये कौन सा होगा, ये सेकेंडरी होगा क्योंकि ये कार्बन जो है वो दूसरी 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो सेकेंडरी होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस केस में 1 हो जाता है, यानी कि ड्रॉप होके 1 हो जाता है। और अगर यहाँ पे हम टर्शरी यूज़ कर लें, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है क्योंकि ये 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, तो टर ब्यूटाइल ब्रोमाइड इस केस में ये कौन सी कार्बन है, टर्शरी है। और रेट ऑफ रिएक्शन टू लो टू मेजर, यानी कि इतना कम होता है कि SN2 के लिए मेजर ही नहीं किया जा सकता। तो अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें कि अल्काइल हैलाइड का इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो सकती है, तो उसके रिज़ल्ट में हमें पता लगता है कि अगर मिथाइल हैलाइड हम यूज़ करें जो कि सबसे कम जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ऑफ़र करता है, तो उसके रिज़ल्ट में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा यानी कि 1200। और उसके बाद अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 ऐड किया है और हमारे पास ये यानी कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बन गया, तो रेट जो है वो इतना सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है और 40 तक आ जाता है। और उसके बाद एक और कार्बन जो है वो CH3 का इजाफा करते हैं, तो हमारे पास 16 जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अगर हम ब्रांच्ड अल्काइल हैलाइड यूज़ करें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 हो जाता है। अब ब्रांच्ड के केस में ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, और अगर हम टर्शरी यूज़ करें तो ये रिएक्शन इस कदर स्लो हो जाता है कि उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो है आज के हवाले से तमाम डिस्कशन थी। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। शुक्रिया।